हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रशांत में। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक है वह है प्राचीन इतिहास से जुड़ा हुआ और बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, अभिलेख। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। अभिलेख। तो उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अच्छी अच्छी और वीडियो चाहिए जो है प्राचीन इतिहास से रिलेटेड पीडीएफ वीडियो, तो आप मेरे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मेरा भी हौसला बढ़ता रहे और मैं आपको अच्छे अच्छे पीडीएफ प्रोवाइड करता रहूं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। अभिलेख। तो जब हम इतिहास के स्रोत को पढ़ते हैं तो उसकी जानकारी हमको कहाँ कहाँ से मिलती है। सबसे पहले यही प्रश्न उठता है कि जब आप इतिहास को पढ़ते हैं तो आपको उसकी जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, दो रूपों में, एक है साहित्यिक, एक है पुरातात्विक। एक है साहित्यिक, एक है पुरातात्विक। अब साहित्यिक में कौन कौन सा है? तो नंबर एक है गैर धार्मिक, दूसरा है धार्मिक और तीसरा है विदेशी विवरण। ये चीज हुई साहित्य से रिलेटेड। अब पुरातात्विक में क्या है? पुरातात्विक में है अभिलेख, सिक्का, भवन स्मारक। ये चीज हुई। या यूं कह सकते हैं उत्खनन, सिक्के, अभिलेख। अब यही जो अभिलेख है आपका, ये आ गया। अब उसमें भी क्या है कि मौर्य जो थे उनके पूर्व अभिलेख। ठीक है, मौर्यों के पूर्व का जो लेख है वो है, और एक है अशोक के शिलालेख। ठीक है, तो यही आ गया कि अशोक का जो शिलालेख है वो क्या है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आ जाते हैं फिर से वहीं साहित्यिक। अब गैर धार्मिक स्रोत क्या है? तो गैर धार्मिक स्रोतों की अगर हम चर्चा करते हैं इतिहास में, तो जो गैर धार्मिक पुस्तकें हैं वे कौन कौन सी है? नंबर एक अर्थशास्त्र, जिससे आप सभी परिचित हैं। नंबर दो मुद्रा राक्षस। नंबर तीन 10 कुमार चरित्र। और नंबर चार राजतरंगणी। कल्हड़ के द्वारा लिखी गई सबसे अच्छी रचना। अगर कश्मीर के इतिहास की जानकारी आपको चाहिए, ठीक है, तो कल्हड़ की राजतरंगणी में मिलती है। ठीक है, तो आइए अर्थशास्त्र पे आ जाते हैं जो कि गैर धार्मिक स्रोत है। तो आप जानते हैं कि अर्थशास्त्र की जो रचना की गई है वो कौटिल्य के द्वारा की गई है। इनका एक नाम और विष्णुगुप्त था, और ये संस्कृत साहित्य है। फिर आ जाते हैं मुद्रा राक्षस में। तो मुद्रा राक्षस जो है वो विशाखा दत्त की रचना है, जो कि गुप्त काल की ये रचना है, गुप्तकालीन की एक पुस्तक है। और फिर 10 कुमार चरित्र जो है यह भी गुप्त काल में लिखा गया है, जो कि दंडिन के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, और राजतरंगणी जो है वो 1200 एडी में लिखी गई है। ठीक है, और ये जो लिखी गई है वो कश्मीरी कवि कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है, और इसमें अशोक की चर्चा की गई है। ठीक है, और उसे जो है श्रीनगर का संस्थापक बताया जाता है। तो गैर धार्मिक स्रोतों के बारे में आपको जानकारी मिल गई। अब धार्मिक स्रोत पे आते हैं। नंबर एक है ब्राह्मण साहित्य, नंबर दो है जैन साहित्य, और नंबर तीन जो है वो बौद्ध साहित्य। अब ब्राह्मण साहित्य क्या था? शूद्र जो थे इसको बोलते थे कि ये ब्राह्मण साहित्य है। अब ब्राह्मण साहित्य में भी दो चीज थी, एक थी पुराण, एक थे धर्मसूत्र। तो जो शूद्र हुआ करते थे, जो उस समय की वर्ण व्यवस्था थी, वो इसको ब्राह्मण साहित्य बोलते थे, इन पुराणों और धर्मसूत्रों को। ये चीज हुई। ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, केवल अभी इतिहास के बारे में बताना है कि इतिहास के स्रोत क्या हैं। अब आ जाते हैं जैन साहित्य पर। एक है कल्पसूत्र, जो किसके द्वारा लिखी गई है? वो है भद्रबाहु के द्वारा। और एक है परशिष्ट पर्तन। ठीक है, किसके द्वारा है? तो हेमचंद्र के द्वारा। दो चीज हुई। अब बौद्ध साहित्य में आते हैं। क्षत्रिय जो थे इसको बौद्ध साहित्य बोलते थे। ठीक,
मैंने अभी बताया कि ब्राह्मण साहित्य को शूद्र कहते थे कि ब्राह्मण साहित्य है, और क्षत्रिय जो थे वो बौद्ध साहित्य को बोलते थे कि बौद्ध साहित्य है। अब है कथा वस्तु। ये जो पुस्तक है वो मोगली पुस्तक के द्वारा लिखी गई है। ठीक है। मिलिंद पन्हों, जो लोग भी पीसीएस की तैयारी कर रहे होंगे या रिटन दिए होंगे, प्रीलिम्स दिए होंगे, मिलिंद पन्हों के क्वेश्चन कभी ना कभी आए होंगे। तो वो जो है नागसेन के द्वारा। और फिर है जातक कथाएं। बहुत सारे लोग होंगे जो जातक कथाओं के को पढ़ चुके होंगे उस समय के। अब आ जाते हैं विदेशी विवरण पे। तो विदेशी विवरण में जब हम आते हैं तो सिकंदर के समकालीन लेखक, भाई विदेशी स्रोतों के जरिए भी हमको पता लगेगा कि भारत की स्थिति क्या थी। ठीक है, वहां से भारत का इतिहास क्या था उस समय, तो उसकी भी जानकारी मिलती है। तो नंबर 1 है अरिस्टोबुलस। सिकंदर के समकालीन लेखक में एरिस्टोबुलस, दूसरे हैं निकिस और तीसरे हैं अनेसिक्रिट्स। ये ठीक हुआ। अब मेगास्थनीज की इंडिका भी बड़ी ही महत्वपूर्ण बुक है। ठीक है, साहित्य में। अब आ जाते हैं उत्तर मुगल कालीन लेखक, यानी मौर्यों के बाद के जो शासक आ रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, और आपके उसके बाद के जो उत्तराधिकारी आ रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य हुए, बिंदुसार हुए, अशोक हुए, उसके बाद के जो उत्तराधिकारी आ रहे हैं और उनके टाइम के जो लेखक हैं वो कौन कौन से हैं, तो प्लिनी, फिर दूसरे हैं स्ट्रैबो, और तीसरे टॉलमी, और चौथे प्लूटार्क। तो ये जो आपको जानकारी इतिहास के स्रोत में मिली वो साहित्य के रूप में मिली। ठीक है। तो अब थोड़ा सा आ जाते हैं पुरातात्विक में। तो पुरातात्विक में आप जानते हैं कि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आप अभिलेख या इतिहास की चर्चा करते हैं तो आपको 3-4 रूपों में उसके विवरण मिलते हैं। अभिलेख के रूप में मिलेंगे, सिक्का के रूप में मिलेंगे, भवन निर्माण के रूप में मिलेंगे, साहित्य के रूप में मिलेंगे। ठीक है, ये चीज हुआ। अब मैंने अभी बताया था कि अशोक पूर्व अभिलेख। ठीक है, यहां से थोड़ा सा सुन लीजिएगा, ये आता है लेकिन इसके बारे में विस्तृत चर्चा जब क्लास वाली बढ़ाऊंगा तो वहां करूंगा। कि पिपरवा लेख, ठीक है, जो लोग भी पीसीएस दे रहे हैं उनको पता होगा कि पिपरवा लेख, ठीक है, तो ये बस्ती उत्तर प्रदेश में मिला। ठीक है। महास्थान लेख, तो ये बोगरा जिला बांग्लादेश में मिला। ठीक है। और शाह गौरा लेख, ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में मिला। शाह गौरा लेख इंपॉर्टेंट है, ताम्रपत्र पे लिखा गया ये लेख है। ठीक है, तो एक एक पॉइंट थोड़ा पिपरवा लेख, महास्थान लेख और शाह गौरा पे देख लेते हैं, फिर वापस अपनी चर्चा पे आ जाएंगे, ये जो अभिलेख है वहां पे। ठीक है, तो पिपरवा लेख, ये जो लेख है आपका वो मिट्टी के कलश पर खुदा हुआ था, ये जो पिपरवा लेख था। ठीक है, और इसकी जो भाषा थी वो प्राकृत थी। ठीक है, जो चंद्रगुप्त जो मौर्यों की भाषा थी, ठीक है, वो प्राकृत, और लिपि जो थी वो ब्राह्मी हुआ करती थी। संस्कृत का जो लेख है वो गुप्त जो शासक थे उनको जाता है। ठीक है। ठीक है, लेख में स्तूप के माध्यम से जो है बुद्ध की पूजा की चर्चा मिलती है। भगवान बुद्ध की अगर स्तूप के रूप में किसी लेख में अगर चर्चा मिलती है तो पिपरवा लेख में मिलती है। और ठीक है, और भारतीय उपमहाद्वीप में पढ़ा जाने वाला सबसे प्राचीन लेख है ये। मैंने यहाँ लिखा नहीं है, फिर भी आपको जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो भारतीय उपमहाद्वीप में पढ़ा जाने वाला सबसे प्राचीन लेख है। अब आ जाते हैं महास्थान लेख पर। तो इस लेख में जो है अकाल के समय मौर्य अधिकारियों को कहा जा रहा है कि आप राहत कार्य के लिए राज्य में जो है एक दिशा निर्देश जारी करें, एक कार्य करें। ठीक है, अब आ जाते हैं शाह गौरा लेख। कहाँ मिल रहा है, तो गोरखपुर में। कहाँ है गोरखपुर, कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। अब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जो ये शाह गौरा लेख मिल रहा है, ये किस पे लिखा गया है, तो ताम्रपत्र पे लिखा गया है। ठीक है, तो इसमें भी जो है अकाल पड़ने की चर्चा है, और ये ताम्रपत्र पे भी खुदा हुआ है, और इसमें 2 जो है अन्नागारों के चित्र बने हुए हैं। ये जो है इसमें 2 अन्नागारों के चित्र बने हुए हैं,
और इसमें भी कहा जा रहा है कि जो अधिकारी हैं वो राहत कार्य के लिए जाएं। ठीक है, तो ये तो आपकी जानकारी हुई जो है अशोक के टाइम से, कि मतलब अशोक के पूर्व के कौन से लेख थे। ठीक है, तो अशोक के शिलालेख। ठीक है, तो हमारी तो चर्चा जो थी वो अशोक के शिलालेख के ऊपर थी। ठीक है, तो जो जो शिलालेख चलाने का प्रचलन शुरू हुआ वो किसके द्वारा हुआ, तो सम्राट अशोक के द्वारा। ठीक है, इस पे हो गया। अब इसके अध्ययन को कहते क्या हैं, तो इपिग्राफी कहते हैं। ठीक है, अब भाई लेख है तो उसको पढ़ने के लिए कुछ तो होना चाहिए। ठीक है, तो इपिग्राफी कहते हैं। तो थोड़ा सा अशोक के जो लेख हैं, शिलालेख हैं, उनके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। पर अशोक के अभिलेख कैसे शुरू हुए उसके बारे में थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं। तो अशोक इतिहास में जो है बहुसंख्यक संख्या में अभिलेखों को जारी करने के लिए जाने जाते हैं। अशोक इतिहास में बहुसंख्यक संख्या में अभिलेखों को जारी करने के लिए जाने जाते हैं। हाँ, और उनके जो अभिलेख हैं अफगानिस्तान से लेकर कर्नाटक तक के क्षेत्रों में पाए गए हैं। ये चीज हुई। अभिलेखों से अशोक के साम्राज्य के दो चीजों के बारे में पता लगता है। एक तो उनकी जो घरेलू नीति थी वो क्या थी, और एक जो उनकी विदेशी नीति थी, ठीक है, वो क्या थी, तथा उनका जो जीवन था, उनका जो धर्म के प्रति एक महत्व था, उस पर भी प्रकाश पड़ता है। तो अगर देखते हैं तो अभिलेखों को जो है, अशोक के अभिलेखों को 5 भागों में आप बांट के देख सकते हैं। ठीक है, तो 5 भागों में उनके अभिलेखों को देखा जाता है। एक है बृहद शिलालेख, ठीक है, जिसकी संख्या जो है 1 से 14 तक है। मैंने यहाँ लिखा भी है शिलालेख 14। ठीक है, एक है लघु शिलालेख, ठीक, एक है बृहद स्तंभ लेख, ठीक है, जिनकी संख्या जो है 1 से 7 है। ठीक है, मैंने लिखा भी है 7। फिर है लघु स्तंभ लेख, ठीक है, और पृथक लेख। अब पृथक लेख जो है वो 2 जगह पे है, एक धौली और एक जौघड़। अब ये धौली और जौघड़ हैं कहाँ पर, ठीक है, तो उड़ीसा में है। अब थोड़ा सा जो है अशोक के अभिलेखों के बारे में थोड़ा सा एक महत्वपूर्ण तथ्य है, उसको देख लीजिए, फिर उसके बाद वापस इस पूरे जो होल PDF है इस पे आ जाते हैं। तो जो सर्वप्रथम जो रहता है अशोक के जो अभिलेख हैं उसकी खोज कौन किया था, तो फेंथनर जो थे 1750 में जो थे इसकी खोज किए थे। ठीक है, और सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप जो थे अशोक के शिलालेखों को पढ़े थे। तो मैंने यहाँ लिखा भी है कि शिलालेख की खोज फेंथनर द्वारा 1750 और पढ़ने में सफल तो जेम्स प्रिंसेप 1837। ठीक है, अब पॉइंट उठता है कि अशोक के शिलालेखों की भाषा तो प्राकृत भी थी, यूनानी भी थी यानी ग्रीक, और आर्माइक भी थी, ये भी थी। तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं कि अशोक के लेखों की लिपि क्या थी, तो ब्राह्मी, ठीक है, ग्रीक, आर्माइक तथा खरोष्ठी। लिखा भी है मैंने, ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और आर्माइक। ठीक, ये चीज हुई आपकी। ठीक है, अशोक ने अपने जो अभिलेखों में अधिकांश आप देखेंगे कि आता है क्वेश्चन कि देवा नाम प्रिय, कि देवताओं का प्रिय नामक एक उपाधि ग्रहण की थी। ठीक है, और उनका जो नाम अशोक अधिकांश मामलों में छोड़ दिया जाता है। और एक जो आपका है कि अशोक का नाम अशोक जो है कहाँ कहाँ आता है, तो 4 ऐसे अभिलेख हैं जिनमें उनका नाम अशोक है, वहां पर उसका जिक्र किया गया है। एक है मास्की, ठीक है, एक है नित्तर, एक है उदयगोलम और एक है गुर्जरात। ठीक है, गुर्जरात मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो वहां पर जो है इनका नाम अशोक उल्लेख है। ठीक है, ये चीज हुई। तो एक और था कि अशोक की भांति ही उनके एक समकालीन
शासक थे श्रीलंका के तिस, ठीक है, और उत्तर मौर्य शासक थे दशरथ, ठीक है। तो वो लोग भी जो थे देव नाम प्रिय उपाधि धारण किए थे, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि उनके समकालीन कौन लोग जो थे अपने नाम के आगे देव नाम प्रिय लगाए थे। तो श्रीलंकाई शासक तिस और उत्तर मुगल काल शासक जो थे दशरथ, ये दो शासक जो थे वो भी जो थे अपने नाम के आगे जो है देव नाम प्रिय लगाए थे, ठीक है। तो ये चीज हुई। अब वापस आ जाते हैं इसी अभिलेख पर कि भैया अभिलेख है क्या, ठीक है। तो अभिलेख जो था वो जारी किया जाता था पत्थरों पर, एक उत्कीर्ण किया जाता था कि ये चीज है, ठीक है, ठीक है। तो अब आता है कि अभिलेख जो था उसके अध्ययन को कहते क्या हैं, तो इपिग्राफी, ठीक है। अभिलेख के अध्ययन को कहते क्या हैं, तो इपिग्राफी, ठीक। अभिलेख जो है उसकी लिखने का जो प्रचलन था किसके द्वारा शुरू किया गया, तो अशोक के द्वारा, ठीक, ये चीज हुआ, ठीक है। और अशोक जो थे वो किस वंश के शासक थे, तो मौर्य वंश के, ठीक, ये हुआ, ठीक है। अशोक जो थे उन्होंने लेख लिखने की जो शुरुआत की थी, तो एक चीज और है कि कहा जाता है कि 261 BC में कलिंग का जो युद्ध हुआ था उसके बाद उन्होंने जो था लौह और रक्त की नीति को छोड़ दिया था और धर्म की नीति को अपना लिया था। और उसके बाद से ही जगह जगह शिलालेख, माने पत्थर पर लेख, स्तंभ लेख, गुफा लेख यानी गुफाओं के अंदर लेख, और इस तरह के जो लेख थे वो चारों ओर फैलने लगे, क्योंकि वे ज़्यादा से ज़्यादा धर्म का प्रचार करना चाहते थे ताकि उसका प्रचार हो सके। जब अशोक के धम्म को पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें वहाँ भी मिलेंगी, ठीक है। और लोगों से भी उन्होंने ये उम्मीद किया था कि लोग युद्ध की नीति को छोड़कर मानव धर्म की जो नीति है उसको अपना लें, ठीक है, और मानव धर्म की बात करें, ठीक है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि चलो भैया हर चीज़ तो हो गई, ठीक है, प्रचलन भी आपके द्वारा हो गया, अब इसकी खोज कौन किया, ठीक है। तो ये जो फेंथनर साहब थे 1750 में अंग्रेज अधिकारी फेंथनर थे, इनके द्वारा जो था इनके शिलालेखों को खोजा गया, ठीक है। अब खोज लिया गया, ठीक है। अब पढ़ने में सफल कौन हुआ, ठीक है। तो पढ़ने में जो थे जेम्स प्रिंसेप थे, ये भी अंग्रेज अधिकारी थे, 1837 में इनके द्वारा पढ़ा गया। मैंने लिखा भी है, फेंथनर और जेम्स प्रिंसेप, ये हो गया, ठीक है। अब अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन है कि अभिलेख कितने प्रकार के, तो नंबर 1 शिलालेख, नंबर है स्तंभ लेख, और नंबर 3 है गुफा लेख। मैंने उधर चर्चा करते आया हूँ मैं, ठीक है। तो ये चीज हुई, ठीक। तो नंबर 1 स्तंभ लेख हो गया आपका, शिलालेख, गुफा लेख, ये चीज होगा। अब शिलालेखों की संख्या कितनी है, तो भैया कोई क्वेश्चन आया कि शिलालेखों की संख्या कितनी है, तो 14। तो शिलालेख जो थे कौन सी भाषा में लिखे गए हैं, ठीक है, तो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। अशोक का कोई भी शिलालेख संस्कृत भाषा में नहीं है, पहले भी मैंने अभी बताया है, अभी भी बता रहा हूं कि अशोक का कोई भी अभिलेख संस्कृत भाषा में नहीं है। संस्कृत भाषा में अभिलेख लिखने का श्रेय जो है वो गुप्त वंश के राजाओं को जाता है, ये चीज क्लियर हुई। अब आ जाते हैं कि इसकी लिपि क्या थी, तो जो लिपि थी वो थी ब्राह्मी। अब ब्राह्मी जो लिपि थी वो भारत में थी, ठीक। खरोष्टी लिपि जो थी ये आपकी वो पाकिस्तान में थी। ग्रीक और अरमाइक जो थी वो अफगानिस्तान स्थित जो शिलालेख हैं वहां पर मिलती है, ठीक है। और इसमें जो यह ब्राह्मी लिपि है
इसको सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और इसी जो लिपि थी ये ब्राह्मी, इसी को जो थे वो जेम्स साहब, प्रिंसेप साहब, ये पढ़े थे इसी में। ठीक है, ये चीज हुई। अब आ जाते हैं स्तंभ लेख। ठीक है, तो ये स्तंभ लेख जो थे इसकी संख्या कितनी है? तो 7 है। जैसे प्रयाग स्तंभ, मेहरौली स्तंभ, टोपरा, मेरठ। तो आप जानते ही हैं कि प्रयाग स्तंभ को अकबर मंगवा लेते हैं इलाहाबाद के किले में। जो फिरोज शाह तुगलक रहता है वो जो टोपरा का और मेरठ का रहता है उसको दिल्ली मंगवा लेता है। ठीक है, तो ये चीज़ थी। इसकी भी जो लिपि थी वो ब्राह्मी थी। ठीक है, और ये 6 स्थानों पर मिली है। ठीक है, ये चीज़ हुई। अब थोड़े से जो है वो महत्वपूर्ण तो जो टॉपिक हैं जो परीक्षा में आते हैं आपके, उसको देख लेते हैं कि कौशाम्बी के अभिलेख को क्या कहा जाता है। तो कौशाम्बी का जो अभिलेख है उसको रानी का अभिलेख बोला जाता है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहते हैं। अब आ जाते हैं कि सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? तो रूमी देई। ठीक है, सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? तो 7वां। ठीक है, और सर्वप्रथम अशोक का उल्लेख कहाँ है? तो मास्की अभिलेख है। मैंने बताया था कि अशोक का नाम 4 जगह आता है 4 अभिलेखों में, मास्की, नित्तर, उद्गोलम, गुर्जरा। ठीक है, ये 4 जगहों पर अशोक का नाम अशोक आता है। ठीक है, बाकी अधिकांशतः जगहों पर वे देवा नाम प्रिय, ठीक है, यानी देवताओं के प्रिय नामक उपाधि ग्रहण किए हुए हैं। अब आ जाते हैं थोड़ा सा अन्य अभिलेखों पर। नंबर 1 है हाथी गुफा अभिलेख। अब इसके पॉइंट को देखेंगे। जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ आपका जो है वो है आपके गुजरात में है। ठीक है, भीतरी अभिलेख, प्रयाग स्तंभ अभिलेख, ऐहोल अभिलेख, देवपाड़ा अभिलेख, महरौली अभिलेख। अब थोड़ा सा ये आपके हाथी गुफा अभिलेख। ठीक है, तो हाथी गुफा अभिलेख जो है वो किसके शासन में बनाया गया था? शासक कौन था? तो खारवेल जो थे उनके शासन में बना था। और ये राजा कहाँ के थे? तो कलिंग के थे। ठीक है, हाथी गुफा अभिलेख की जो रचना थी वो जो थी तिथि रहित है। मतलब एक पॉइंट अगर आप देखें तो हाथी गुफा अभिलेख की जो रचना है वो तिथि रहित अभिलेख है। और वहीं पर भारतवर्ष का भी जिक्र आ रहा है इसी अभिलेख में। तो कभी क्वेश्चन आ जाए तो हाथी गुफा अभिलेख में किन 2 चीज़ों का उल्लेख है? एक तो ये तिथि रहित है और यहाँ पर भारतवर्ष का जिक्र आ रहा है। और ये जो थे खारवेल जो थे, खारवेल राजा, उनके टाइम में लिखा गया है, कलिंग के राजा थे। ठीक है, अब आ जाते हैं जूनागढ़ अभिलेख। तो जूनागढ़ अभिलेख जो है किसके शासन में बनाया गया था? कौन शासक था? तो रुद्रदामन। ठीक है, और ये शासक किस वंश के थे? तो शक वंश के ये थे। और कहा जाता है कि जो पुष्यगुप्त रहता है उन्होंने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया। मतलब इस अभिलेख में लिखा हुआ है कि पुष्यगुप्त ने जो है सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया। और मैंने बताया था कि जो संस्कृत में जो है अभिलेख लिखने की जो चर्चा मिलती है वो गुप्त काल के शासकों के द्वारा मिलती है। तो ये संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख है। ठीक है, ये चीज हुई। अब आ जाते हैं भीतरी अभिलेख। माफ कीजिएगा, यहाँ पर भीतरी अभिलेख थोड़ा सा गड़बड़ है। ठीक है, तो ये स्कंदगुप्त जो था इसके टाइम में लिखा गया था। और इसी अभिलेख में कहा गया है, इसमें हुड़ों के आक्रमणों का उल्लेख किया गया है। कह सकते हैं कि स्कंदगुप्त ने अपने सैनिकों की प्रशंसा के लिए इस अभिलेख को लिखवाया। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रयाग स्तंभ अभिलेख। ये जो अभिलेख है वो समुद्रगुप्त के टाइम में लिखा गया है। एक प्रकार से देखें तो यह एक प्रकार की प्रशंसा की गई है। किसकी? तो अपने राजा की,
किसके द्वारा? तो हरिसेन जो रहते हैं, उनके दरबारी कवि जो रहते हैं, उनके द्वारा ये प्रशंसा की गई है अपने राजा की। और यहीं से जो है अभिलेखों पर अपने राजा की जो है प्रशंसा लिखने की परंपरा शुरू हो गई थी। ठीक है, अब आ जाते हैं ऐहोल अभिलेख। तो ऐहोल अभिलेख जो है वो पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा लिखा जा रहा है। मंदसौर अभिलेख, कौन राजा है? यशोवर्मन। ठीक है, ग्वालियर अभिलेख, तो ग्वालियर आप जानते हैं मध्य, तो राजा भोज जो कि प्रतिहार वंश के हैं। ठीक है, तो राजा भोज के द्वारा। देवपाड़ा अभिलेख, तो देवपाड़ा जो अभिलेख है वो विजय सेन जो है राजा, उनके द्वारा। ठीक है, एरण अभिलेख, एरण अभिलेख जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ये किसके टाइम में लिखा जा रहा है? तो भानुगुप्त के समय में ये लिखा जा रहा है। और इसमें मैंने एक पॉइंट लिखा है कि सती होने का प्रमाण, तो सती होने का जो प्रमाण मिल रहा है, ठीक है, एक भोजराज नाम का एक सैनिक रहता है, उन्हीं की जो पत्नी रहती हैं वो सती हुई रहती हैं, तो इस अभिलेख में उन्हीं की चर्चा मिलती है। और मैंने ऊपर यहाँ मेहरौली का जो अभिलेख लिखा है, ठीक है, वहाँ पर अभिलेख में चंद्रसेन नाम के व्यक्ति की चर्चा मिलती है। ठीक है, तो ये चंद्रसेन व्यक्ति कोई और नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य हैं। ठीक है, तो इन्हीं से जुड़ा था ये पूरा होल जो है कि अभिलेख क्या है। ठीक है, प्रचलन कौन किया, अध्ययन को क्या कहते हैं, प्रकार क्या है, खोज कौन कर रहा है, पढ़ने में सफल कौन है, 3 पॉइंट शिलालेख, स्तंभलेख, गुफालेख, ये हो गया। भाषा देख लिया हमने, मेन पॉइंट भी देख लिए। ठीक है, तो और अन्य अभिलेखों की भी चर्चा हो गई। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अगर आपको इसके PDF की ज़रूरत है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में इसको रखिए। ठीक है, बाकी के उत्तर मुगल काल के जो आपके मैंने 2 वीडियो बनाए हैं, एक क्लास नोट्स है वो है। ठीक है, उसको भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से दे सकते हैं। ठीक है, भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन की को भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा हूँ। ठीक है, तो आप वहाँ जाके भी उन चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। और जल्दी ही मैं यूपी से सांग पे भी PDF वीडियो लाने वाला हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही होंगी। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।